नमस्कार दोस्तों। मैंने सिंपल मशीन्स का पहला पार्ट आपको अपलोड कर दिया था। तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी डेफिनीशंस कुछ बताई हैं कि जैसे सिंपल मशीन क्या होती है, कंपाउंड मशीन क्या होती है, व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो के बीच में बारे में बताया कि वेग का अनुपात क्या होता है, ठीक है ना। और ऐसे कुछ छोटी छोटी जैसे लोड एफर्ट क्या होता है, भार भुजा यानी अगर कहें तो लोड आर्म लोड डिस्टेंस क्या होती है, या अगर हम कहें कि प्रयास भुजा इट मीन्स कि एफर्ट लोड एफर्ट आर्म क्या होती है। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में। लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 था वो, ठीक है ना। अब इस लेक्चर में बेटा यानी इस पार्ट में मैं आपको क्या बताऊंगा, इस पार्ट में मैं आपको पहले तो कुछ डेफिनेशन ही है सिंपल सिंपल वो बता दूंगा। एंड देन फिर इसके बाद हम इस जो पार्ट है इसमें आपको मशीन के लॉज के विषय में बताएंगे, यानी कि मशीनों का नियम, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये भी चैप्टर है, ये भी आपको लेक्चर लगेगा, कोई कठिन काम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2। देखिए, देखिए रिलेशन बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर द आइडियल मशीन, अभी अभी मैंने बताया था कि भैया आइडियल मशीन के लिए आपने अभी पीछे पढ़ा है कि इसके लिए एफिशिएंसी 100% होती है। पहली बात, आइडियल का मतलब बिल्कुल आइडियल, उसमें कोई दोष हो ही नहीं सकता है ना, कोई भी फ्लॉज कमी कुछ भी नहीं हो सकती है। तो आइडियल मशीन के विषय में मैंने भी पिछले लेक्चर में या पिछले लेक्चर के पार्ट 1 में अभी अभी आपको बताया था कि इसमें कोई कमी हो नहीं सकती है, फ्रैक्शनल लॉसेस बिल्कुल जीरो होते हैं और एफिशिएंसी 100% होती है। तो एफिशिएंसी 100% होने के केस में मैंने अभी मैकेनिकल एफिशिएंसी का फार्मूला भी बताया था, एम ए यानी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो और इनटू 100 बताया था आपको। तो अगर भाई एफिशिएंसी आपकी 100% होगी मेरे भाई, तो 100 इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर इंटू 100 बताया था ना। ये 100 से 100 कट गया तो सीधी सी बात है आपको मिल जाएगा एम डॉट ए यानी मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, यही तो मिलेगा। तो देख लीजिए आप खुद साफ साफ लिखा है, वी नो द एफिशिएंसी फॉर द आइडियल मशीन इज 100%, यानी कि जो दक्षता होती है आइडियल मशीन की वो 100% है। तो उस केस में आउटपुट वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट हो जाएगा। भाई एफिशिएंसी का फार्मूला बताया था ना, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, उससे भी निकल सकता है। तो उस केस में वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट यानी कि W इंटू एक्स और P इंटू वाई। डब्ल्यू इंटू एक्स क्या है, अब आप बात समझ लीजिए कि वर्क आपका वर्क का फार्मूला F इंटू डी यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो पढ़ा है आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अच्छा, जो पीछे अभी मैंने फिगर पढ़ाया था जिसमें एक आदमी डंडे से एक ब्लॉक को ढकेल रहा है, तो देखिए होगा आपने, इस तरह से छोटा सा ब्लॉक था, यहाँ बड़ा सा ब्लॉक था, ये इस तरीके से डंडे से उसको हटा रहे थे और यहाँ पर फोर्स अप्लाई था। कौन सा फोर्स था भाई, ये पी मान लो एफर्ट फोर्स था। और इस एफर्ट फोर्स की जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दी थी मेरे भाई वो वाई मानी थी, या वाई क्या है, वाई आपका प्रयास भुजा है यानी डिस्टेंस है उसकी फलक्रम से। और ठीक इसी तरह इसकी डिस्टेंस, ये लोड की डिस्टेंस है डब्लू, लोड की डिस्टेंस हमने मानी थी वाई सॉरी एक्स माना था ना, देखा होगा आपने। तो वही है भाई कि अगर वर्क आउटपुट निकालना है तो वर्क वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी पी इंटू वाई, तो ये पी इंटू वाई इधर निकाल दिया, वर्क इनपुट दिया, सॉरी इनपुट में मतलब आप जो ये फोर्स लगा रहे हो इनपुट ही तो है उसको हटाने के लिए। और आउटपुट में आपको क्या मिला भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट यानी इसका वर्क, ये क्या है डब्ल्यू इंटू एक्स। तो डब्ल्यू इंटू एक्स और इज इक्वल टू पी इंटू वाई। तो यहाँ से आप देख रहे होगे डब्ल्यू अपॉन पी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स मिल गया, मिला कि नहीं मिला। तो आपने भैया अभी पढ़ा था कि डब्ल्यू अपॉन पी क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज, और वाई अपॉन एक्स क्या था, वेलोसिटी रेशियो। इससे भी निकाल सकते हो उससे भी समझ सकते हो। तो इससे हमें फार्मूला क्या मिल गया मेरे भाई, फार्मूला हमको मिला कि फॉर आइडियल मशीन अगर हम निकालते हैं रिलेशनशिप, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। गुड। नाउ नेक्स्ट फॉर द एक्चुअल मशीन, एक्चुअल मशीन के लिए एफिशिएंसी आपने पढ़ाई है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट,
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए एफिशिएंसी का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, एम ए अपॉन वी आर, यानी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। कैसे पढ़ा? देखिए वर्क आउटपुट आपने निकाला है W इंटू एक्स, और वर्क इनपुट में आपने P इंटू वाई अभी पीछे जैसे बताया था ना। तो इसका फार्मूला W अपॉन पी तो ऐसे ही लिख लो, देखो W अपॉन एक्स इंटू पी इंटू वाई, यही था आपने। तो W अपॉन पी को इस तरह से रख लो, और इसके साथ में इस x को नीचे ले आओ तो यहाँ आ जाएगा, तो y अपॉन एक्स आ गया। तो भैया यहाँ से देखो ये मैकेनिकल एडवांटेज है, और नीचे क्या आ गया, y अपॉन एक्स वेलोसिटी रेशियो। तो ये रिलेशनशिप आ गया, लो सिंपल सा रिलेशन आ गया, ये लो। कोई दिक्कत है? तो ये आप समझ सकते हैं। चलिए बेटा, अब जो मेन चीज़ है लॉ ऑफ मशीन्स, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लॉ ऑफ मशीन क्या होती है, यानी कि मशीन का नियम। देखिए लॉ ऑफ मशीन में क्या लिखा है, आप थ्योरी देखिए पहले। कह रहा है कि फॉर एनी लिफ्टिंग मशीन द रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट अप्लाइड पी एंड द लोड लिफ्टेड डब्ल्यू इज कॉल्ड द लॉ ऑफ दैट मशीन। मतलब आप समझ लीजिए कि जो एक कोई मशीन है, लिफ्टिंग मशीन है, जो कि किसी भार को उठा रही है या लोड को उठा रही है, ठीक है ना। तो उस मशीन द्वारा लगाया गया एफर्ट यानी प्रयास, किस लिए? वो मशीन भाई उस लोड को, जो भार है उसको उठाने के लिए कुछ एफर्ट लगाएगी ना। तो लगाया गया एफर्ट और उठाया गया भार, यानी जो भार उठा रहा है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मशीन। बात इतनी सी है और कुछ भी कठिनाई नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि किसी भी मशीन के द्वारा किसी भी भार को उठाने के लिए जो लोड लगाया जा रहा है, जो भार लगाया जा रहा है, तो उठाए गए लोड और लगाए गए एफर्ट के बीच में जो रिलेशनशिप आता है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ दैट मशीन। बस सिंपल सी भाषा में। चलिए अब कह रहा है फॉर एनी मशीन इफ रिकॉर्ड वेरियस वैल्यूज ऑफ एफर्ट पी required to lift the corresponding load W and then plot a graph between the effort and load, we shall get a straight line। अरे भाई कह रहा है कि अगर हम किसी मशीन के द्वारा वेरियस टाइप के लोड उठाए जाएँ, और वेरियस टाइप के अगर आप लोड उठा रहे हैं, मतलब एक लोड मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का, फिर दूसरा 20 किलो न्यूटन का, तीसरा फलाने न्यूटन का, इस तरह से उठाते चलेगा। तो उन सबको उठाने के लिए हमें अलग अलग एफर्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि उनके बीच में जब हम एक रिलेशनशिप कायम करते हैं, उनके बीच में एक इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं, तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है ना। वही जैसे आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में y इक्वल टू mx प्लस सी, पढ़ा था ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो कह रहा है कि हमको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जैसा कि इन्होंने जो प्रयोग किया था उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। तो कह रहा है कि वो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलती है वो इस तरह से होती है, कुछ p इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। अब देखिए ये एक फिगर है, इन्होंने जो प्रयोग किए कई सारे बता रहे हैं, जैसा इन्होंने प्रयोग किया था कि कई सारे भार उठाए इन्होंने और उसके लिए अलग अलग एफर्ट लगाया। तो एफर्ट को इन्होंने ले लिया वाई एक्सिस पे और लोड को ले लिया एक्स एक्सिस पे। तो इनके बीच में जब इन्होंने एक रिलेशन बनाने का प्रयास किया तो इनको ये इक्वेशन मिल गया। अरे वैसे ही जैसे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा था कि नहीं, देख रहे हो वाई क्या है एफर्ट पी पे, और एम तो आपने पढ़ा ही होगा, प्रवणता हिंदी वालों के लिए आप जानते ही होंगे, या इंग्लिश वाले टेन थीटा जानते हो, एंगल है ये, ठीक है ना। उस लाइन की इंक्लिनेशन होता है एम, और डब्ल्यू क्या भाई एक्स एक्सिस पे हमने लिया था, तो एक्स की जगह पे डब्ल्यू आ गया प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इससे जो ये रिलेशनशिप मिला पी इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, बेटा इसी रिलेशनशिप को हम एक्चुअल मशीन्स के लिए क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मशीन। देख लीजिए, दिस इक्वेशन ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज द लॉ ऑफ मशीन्स एंड वैलिड फॉर द एक्चुअल मशीन। एक्चुअल मशीन के लिए वैलिड, आप देखो क्यों एक्चुअल मशीन के लिए वैलिड है, ये आप समझिएगा। देखिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने कहा था ना कि जो भी इन्होंने प्रयोग किया था उसमें क्या किया, वेरियस टाइप ऑफ लोड को उठाने के लिए अलग अलग तरह के एफर्ट यानी प्रयास बल लगाए थे, तो इनको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिली थी। अब इस इक्वेशन से आप समझ सकते हो कि जब लोड जीरो था, देखो लोड यहाँ पर है तो जीरो है ओरिजिन पर, उस समय लोड तो जीरो था लेकिन फिर भी हमको कुछ ना कुछ ये एफर्ट लगाना पड़ रहा था। देखो यहाँ से यहाँ तक लगाना पड़ रहा था कि नहीं लग रहा था। किस लिए लगाना पड़ रहा था बेटा, इसलिए लगाना पड़ रहा था कि जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं हम उनको ओवरकम कर सकें। बात समझ में आएगी ना भाई, मैंने बताया था एक्चुअल में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा।
तो फ्रिक्शन लगेगा तो हम मान रहे हैं कि लोड तो W है, भार W 0 है उस समय, हमने अभी उठाया नहीं है बिल्कुल भी, समझ रहे हो ना। मान लो जैसे एक क्रेन है, क्रेन एक लोड को उठाने जा रही है, बट उसने उठाया नहीं, अभी अभी उसको उठाना चालू नहीं किया, लेकिन फिर भी हमको कुछ न तो कुछ गियर के थ्रू देखते हो, कुछ न तो कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, किस पर, उस क्रेन पर, ताकि वो क्रेन एकदम से गिर ना जाए। तो कुछ तो एफर्ट लगाते हैं ना उस क्रेन को अपनी पोजीशन में बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एफर्ट। किस लिए? हम फ्रिक्शनल लॉसेस को कम करने के लिए ऐसा करते हैं। तो कुछ ना कुछ एफर्ट शुरू में भी लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये इसको कहते हैं सी से डिनोट करते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। अर्थात कि हमको अभी हमने उठाना चालू नहीं किया, लोड हमारा 0 ही है, लेकिन फिर भी हमको कुछ एफर्ट लगाना पड़ रहा है अब मशीन की फ्रिक्शनल लॉसेस को ओवरकम करने के लिए, निग्लेक्सिबल करने के लिए। तो अब इक्वेशन, अब देखिए जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे यहाँ से इक्वेशन ये चालू होती चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका बनता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये कैसी बनती है? P = mw + c। P = mw तो आप समझ ही गए होगे, साथ में c क्या है? ये जो देखिए ये इतना हिस्सा जो आपने ओवरकम, फ्रिक्शनल लॉसेस को ओवरकम करने के लिए एफर्ट लगाया था, ठीक है ना। तो P = mw + c। अब देखिए हॉरिजेंटल से ये क्या बना रहा है? एंगल थीटा। इतनी बात समझ में आई? तो m = आपने पढ़ा होगा tan थीटा, ये पढ़ा है ना tan थीटा। और tan थीटा क्या आपने पढ़ी होगी? Δy/Δx, यही तो था प्रवणता। अब डेल्टा वाई क्या होती है भैया? इसको इस हिस्से से इस हिस्से, यानी इसको अगर मान लो y2, इसको मान लो y1, ठीक है ना। और इस हिस्से से इस हिस्से में चले जाओ तो इसको मान लो x2, तो इसको मान लो x1। तो y2 - y1 ये डेल्टा y, x2 - x1 ये डेल्टा x। तो यही तो था आपका, ठीक है। तो अब शॉर्ट में कहें तो ये जो रिलेशनशिप आता है इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं एक्चुअल मशीन के लिए हम लॉ ऑफ मशीन्स, ठीक है ना। आपको इसी तरह लिखना है, कोई अलग से भाषा में नहीं लिखना है। और इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। अब वो उसी इक्वेशन में क्या था? P = mw + c था, तो P एफर्ट था, W वही लिफ्टेड लोड था, और m क्या था? स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा। अभी पीछे बता चुके हैं क्या होता है tan थीटा, ठीक है। और हेयर c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c क्या था बेटा? देखा था ना, कुछ एफर्ट लग रहा था, किस लिए? फ्रिक्शनल लॉसेस को ओवरकम करने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए P = mw कब आएगा? आप पीछे अगर चलें क्वेश्चन में, जो अभी हमने आपको फिगर बताया था, तो पीछे अगर आप देखें कि अगर ये स्ट्रेट लाइन आपकी ओरिजिन से शुरू हो जाए, यहाँ से ये थीटा बने, तो ओरिजिन से अगर शुरू हो गया तो यानी एफर्ट आपका क्या हो गया? शुरू से ही 0 हो गया, ठीक है ना। तो यानी अब एफर्ट और लोड भी स्टार्टिंग में 0 हो गया, यानी कि आपको फ्रिक्शनल, कोई सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन कोई लग ही नहीं रहा। अब फ्रिक्शनल लॉसेस बिल्कुल 0 हो गए। फ्रिक्शन, इसका मतलब क्या होता है? आइडियल मशीन में मैंने बताया था ना कि फ्रिक्शनल लॉसेस 0 हो जाते हैं। तो जब फ्रिक्शन आपका 0 हो गया तो आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा एफर्ट 0 हो जाएगा यहाँ से, तो अब यहाँ से शुरू होगा। तो ये इक्वेशन बेटा किसके लिए आती है? ये इक्वेशन आती है फॉर द आइडियल मशीन्स। तो आइडियल मशीन के लिए हमारी ये इक्वेशन आती है, और लाइन कहाँ से शुरू होती है? ओरिजिन से। और हमारी इक्वेशन क्या आती है? P = mw। c तो हट गया ना एफर्ट। तो कह रहा है कि दिस इक्वेशन और रिलेशनशिप इज वैलिड फॉर द आइडियल मशीन। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा बेटा। यही है लॉ ऑफ मशीन। बहुत सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। प्लीज़ इसको बहुत ही आराम से पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है और कोई कठिनाई यहाँ तक अभी तक नज़र नहीं आई होगी। चलिए अब कह रहा है कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैक्सिमम मैकेनिकल एफिशिएंसी कैसे ज्ञात की जाती है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखिए। आपने पढ़ रखा है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड लिफ्टेड अपॉन अप्लाइड लोड या अप्लाइड एफर्ट। लोड लिफ्टेड का मतलब जो भार उठा रहे हैं, और उस भार को उठाने के लिए जो हम एक फोर्स लगा रहे हैं उसको कहते हैं अप्लाइड लोड। उसको P से हम लोग डिनोट करते हैं। तो W क्या है? लोड लिफ्टेड, और P क्या है? एफर्ट फोर्स। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बट फ्रॉम द लॉ ऑफ मशीन, अब देखिए लॉ ऑफ मशीन आपने पढ़ रखा भैया, क्या पढ़ा है? P = mw + c फॉर द एक्चुअल के लिए पढ़ा है ना ये चीज़। चलिए अब देखिए वही हमने काम किया कि मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला आपने पढ़ रखा था, m.a = W/P। यही तो पढ़ा था मेरे भैया। तो W ये, अब P की वैल्यू उठा के हमने यहाँ से उठा के रख दी। तो W तो ये था ही, और mw + c कहाँ से उठा के रख दिया? यहाँ से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
इसके बाद ऊपर भी डब्ल्यू से डिवाइड किया, नीचे भी डब्ल्यू से डिवाइड किया, तो भैया देखो ऊपर डब्ल्यू से डिवाइड करोगे तो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू वन आ जाएगा, और अपान में क्या था, सी एम डब्ल्यू प्लस सी था ना, तो एम डब्ल्यू में जब अब डब्ल्यू नीचे डिवाइड करोगे तो एम डब्ल्यू में भी डिवाइड होगा तो एम बचेगा, और सी में डिवाइड करोगे तो सी अपॉन डब्ल्यू, यही तो आएगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। कोई डाउट हुआ? बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहा है हेयर इन इक्वेशन नंबर 1, यानी जो इक्वेशन नंबर अभी हमें 1 मिली है ना मैकेनिकल एडवांटेज की, कह रहा है कि W इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ CW विल डिक्रीज। देखिए अब मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ, मैं आपको सीधे समझाने का प्रयास करता हूँ। हमको इक्वेशन मिली है MA इज इक्वल टू 1 अपॉन M प्लस C बाई डब्ल्यू, यही तो मिली है भैया, M प्लस C बाई डब्ल्यू। अब देखो ये W जितना ही बढ़ेगा यानी ज़्यादा होगा, यानी लोड जितना, जो लोड हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं ना वो जितना ज़्यादा होगा, तो अगर ये ज़्यादा तो ये वाला पूरा हिस्सा कम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा हो रहा है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी C बाई डब्ल्यू कम। तो अब जब C बाई डब्ल्यू कम होती चली जाएगी तो ये पूरी वैल्यू यानी M प्लस C बाई डब्ल्यू भी कम हो जाएगी। तो M प्लस C डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी अगर कम हो गई तो ये भी तो डिनोमिनेटर ही में था है इक्वल टू में, तो M प्लस C बाई डब्ल्यू भी अगर कम हो जाएगी तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आपने पढ़ रखा था कि अगर x अपॉन वाई है कहीं पर भी तो डिनोमिनेटर अगर, और ये किसके बराबर, मान लो m के बराबर है, तो अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो हमारा ये बढ़ेगा। बात समझ में आई ना? उसी से मैंने ये समझाने का प्रयास किया है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 अपॉन M प्लस C बाई डब्ल्यू। तो मैंने यहाँ बता रहा हूँ कि जो लिफ्टेड लोड है जिसको उठाना है, अगर W कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा सॉरी, जितना ज़्यादा होगा तो ये पूरा C बाई डब्ल्यू वाला हिस्सा आपका उतना ही कम होगा, और ये C बाई डब्ल्यू वाला हिस्सा अगर जितना कम होगा तो ये पूरा M प्लस C बाई डब्ल्यू भी कम हो जाएगा। M प्लस C बाई डब्ल्यू 1 अपॉन में है ना, नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो ये अगर कम हो जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा बढ़ जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब W यानी लोड लिफ्टेड एकदम मैक्सिमम हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा जो C बाई, अगर W मैक्सिमम है तो C बाई डब्ल्यू भैया हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में जीरो के करीब चल पहुँच जाएगा, मतलब बिल्कुल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर भाई ये लोड लिफ्टेड जो है W नीचे वाला ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो C बाई डब्ल्यू बहुत कम हो जाएगा, यानी जीरो के करीब हो जाएगा। तो जब ये एकदम कम हो जाएगा, मतलब दशमलव में भी पहुंच गया, तो जीरो के करीब हो गया, तो बचेगा क्या, केवल 1 अपॉन M ही तो बचेगा मेरे भाई, समझ गए? तो वही तो कह रहा है कि अगर W बहुत मैक्सिमम हो जाएगा तो CW क्या हो जाएगा, एकदम जीरो के करीब, तो उस केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज बहुत हाई हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, केवल 1 अपॉन M हो जाएगा। समझ गए ना? ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज MA इक्वल टू 1 अपॉन M, क्योंकि C बाई डब्ल्यू तो जीरो के करीब हो गया। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एफिशिएंसी की तरफ। एफिशिएंसी का भैया आपने फार्मूला पढ़ा था, MA अपॉन VR पढ़ा था ना, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ये मैकेनिकल एफिशिएंसी का फार्मूला मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी तो ये आई थी 1 अपॉन ये आई थी ना 1 अपॉन M प्लस C बाई डब्ल्यू, पीछे हमने प्रूव किया था इक्वेशन नंबर 1 में, और साथ में इंटू 1 अपॉन VR लगा दी हमने, यानी ये क्या देखिए मैकेनिकल एफिशिएंसी हमने लिख दी M प्लस C बाई डब्ल्यू, यही तो थी, ठीक है, और इंटू 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगी, या तो वेलोसिटी रेशियो आपकी बहुत कम हो जाए या मैकेनिकल एडवांटेज आपका बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, VR इज कांस्टेंट, जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी रेशियो क्यों कांस्टेंट होता है, मैंने बताया था आपको, भार जो मतलब किसके किसके बीच का अनुपात होता है, ये आपको बता चुका हूँ कि जो आपका प्रयास भुजा है और भार भुजा के बीच का अनुपात होता है, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला है किसी भी लोड के लिए, ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में मैकेनिकल एडवांटेज पे ही डिपेंड करेगा एफिशिएंसी। तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो हो जाएगा सीधे एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए, तो ऐसे केस में एफिशिएंसी, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी मैक्सिमम कब हो जाएगी, देखिए वो तब हो जाएगी जब मैकेनिकल एडवांटेज भी आपका मैक्सिमम हो जाए। देखा ना आपने? तो मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन M, अभी हमने ऊपर निकाला है
तो इस तरीके से मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला क्या आ जाएगा, ईटा मैक्स मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी 1/m थी और इंटू 1/v सॉरी हम फिर से लिख दे रहे हैं ईटा मैक्स साफ लैंग्वेज में इज इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी मैक्सिमम, बेटा मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम क्या था 1/m निकाला है पीछे, और साथ में अपॉन में वी आर था तो 1/v.r यानी वेलोसिटी रेशियो। तो हमारा जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया 1/m इंटू वी आर। समझ गए ना, निकालना सीख गए, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों आज हमारा यहीं तक है ये लेक्चर नंबर 2 भी, ठीक है ना। बहुत ही कम चीज़ों में मैंने ज़्यादा ही समझाने का प्रयास किया है और इससे बाहर कुछ आता नहीं है, बहुत सरल है। देखिए अभी तक जो भी बताया बहुत सरल है, मैकेनिकल एडवांटेज हो या वेलोसिटी रेशियो हो या फिर आप सिंपल मशीन हो, कंपाउंड मशीन हो, आइडियल मशीन हो या आपका एक्चुअल मशीन हो, उसके लिए एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, सब मैंने बताने का बहुत सिंपल लैंग्वेज में प्रयास किया है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग डेली वीडियो को देखते जाएं, पढ़ते जाएं, क्योंकि यही आपके लिए यूज़फुल है। अभी मैंने बताया था ना यूजफुल वर्क, तो यही आपके लिए यूजफुल वर्क है। और इसी से आपका जब यूजफुल वर्क अच्छा होगा तो आपका आउटपुट अच्छा होगा, आउटपुट अच्छा होगा तो एफिशिएंसी अपने आप अच्छी हो जाएगी। मीन्स आपको मैं मैकेनिकल से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए जितना अच्छा इनपुट देंगे उतना ही अच्छा आउटपुट मिलेगा, उतना ही अच्छा आउटपुट मिलेगा तो उतना ही अच्छा हमको क्या नाम है कि एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि बेटा डेली पढ़िए। डेली पढ़ने से क्या है, आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और मुझे भी रोज़ पढ़ाने में अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब या हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन में नहीं दिया है वो सब्सक्राइब कर लें। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आपका आशुतोष शर्मा, शुभ संध्या।